हाँ आ जाओ, ये ले जाओ। तो भावांतर योजना के अंतर्गत हमने 14 पंजीयन केंद्र बनाए थे। इसके बाद किसानों की ये मांग थी कि कुछ और पंजीयन केंद्र बनना चाहिए जहां पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो उस पर विचार करके हमने शासन को प्रस्ताव भेजा था और शासन से सहमति प्राप्त होने के बाद हमारे 4 नए केंद्र और हमने बना लिए हैं और ये इसका हमने अधिसूचना भी जारी कर दी और ये किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा पंजीयन की दृष्टि से हम देखें तो। और अभी तक लगभग 1700 हमने पंजीयन कर लिए हैं और लगातार ये पंजीयन की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान इसमें पंजीयन लगातार कराते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पंजीयन की आखिरी तिथि 17 अक्टूबर है। जो भी किसान भावांतर योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो कृपया इस 17 अक्टूबर या उससे पहले अपना पंजीयन अवश्य करा लें। भावांतर योजना जो शासन ने लागू की है उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करने के उद्देश्य से आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक ट्रैक्टर रैली और बाइक रैली का आयोजन भी किया गया और ये किसानों के द्वारा निकाली गई रैली थी जो कि शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर के गुजरी और फिर कलेक्ट्रेट में आकर के वो समाप्त हुई थी। और मेरा फिर एक बार सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, किसान संगठनों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हमारे किसानों को मिले, सरकार की मंशा के अनुसार लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यदि इस योजना के अंतर्गत पंजीयन में या फिर विक्रय कार्य में जब विक्रय प्रारंभ होगा 24 अक्टूबर से कोई भी समस्या आती है तो हमारे किसान जो है दमोह हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि पंजीयन करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप पंजीयन एमपी ऑनलाइन केंद्र से भी, सीएससी के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीयन कराएं। तो पंजीयन के लिए कई सारे विकल्प किसानों के पास उपलब्ध हैं। तो मेरा वही अनुरोध है कि सभी किसान जो है इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। किसी को और क्वेश्चन? जी, जो भी दिशा निर्देश आपके द्वारा और के द्वारा निकले हैं उन सबका पालन किया जाएगा। और निर्देश के पालन का मतलब क्या होता है? निर्देश के पालन का एक ही वाक्य मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तो बड़े आसानी से कह दिया हाँ सर हम सब पालन करेंगे। निर्देश का पालन तब होता है जब कोई देखने वाला नहीं हो और आप निर्देश का पालन कर रहे हैं। रात के 2 बजे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर कोई नहीं है, लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर खड़े हुए हो, तब मैं मानूंगा कि आप निर्देश का पालन कर रहे हैं। समझे आप? तो अभी आपका टेस्ट नहीं हुआ है, अब आपकी परीक्षा जब होगी तब मैं आपको मानूंगा कि आप सही में करते हो निर्देश का पालन। ठीक, थैंक यू। मिनट जारी करा दीजिए। आज हमने जितने थोक विक्रेता हैं और मेडिकल के और दवाइयों के और रिटेल विक्रेता, मेडिकल जो एसोसिएशन है उनका, दवा विक्रेताओं का, उनके पदाधिकारी, इसके अलावा जो हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उन सब की आज एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में जो अभी तक सरकार के निर्देश आए हैं उस संबंध में हमने उनको जानकारी दी है। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1-2 दिन में सरकार से विस्तृत निर्देश आ रहे हैं और हम वो विस्तृत निर्देश सबके लिए जारी करेंगे। इसके कई सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें जो है थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, इसके अलावा जो हमारे नर्सिंग होम है जो कि डायरेक्टली सप्लाई मंगाते हैं निजी कंपनियों से, इसके अलावा हमारी सरकारी सप्लाई आती है, इसके अलावा जो पीडियाट्रिशियंस प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर हमारे, इन सभी के लिए हम लोग प्रॉपर गाइडलाइन आज जारी कर रहे हैं। हमारे निर्णय लिया है कि सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी करके हम अपने यहाँ से सबको निर्देश जारी करेंगे कि इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और आज हमें दोनों जो हमारे पीडियाट्रिशियंस ने और हमारे जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी सरकार दिशा निर्देश देगी उनका अक्षरशः पालन वो सुनिश्चित करेंगे। आज हमने एक जो हमारे यहाँ पर एक शॉप है जो होलसेल शॉप है, वहाँ पर आज हमारी टीम गई थी। आज वहाँ पर जांच भी हुई है और वहाँ पर उस कंपनी की कुछ दवाइयाँ जो थी उनको जब्त करके जो है
अलग रखवा दिया गया। वैसे हमारे यहाँ पर कोई कफ सिरप नहीं पाया गया और ना उनके यहाँ आया है कभी और ना उसको कहीं बेचा गया, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बाकी जो दवाइयाँ थी उसी कंपनी की उसको सबको जब्त करके अलग कराया गया और ये जांच की कार्रवाई हम लोग लगातार जारी रखेंगे। हमें शासन के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है, जैसे ही नए निर्देश आते हैं हमारे यहाँ से भी डिटेल गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। पर्टिकुलर कोई विशेष ड्रग है सर ये कंटेंट में है? एक्चुअली इसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूले से जो बनने वाली ड्रग्स हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो, तो उसी के अनुसार आज हम लोगों ने जांच कराई थी और उसके कारण जो ऐसी ड्रग्स जो उसी कंपनी की थी उसको हमने एहतियात के तौर पे अलग रखा है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं आया, न तो हमारे यहाँ पर किसी को ये न तो हमारे यहाँ पर आया है कहीं से ये और न किसी को दिया गया है। और हमने दमोह हेल्पलाइन पे भी एक मैसेज किया है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को इस तरह की ड्रग सप्लाई करता है या आपको कहीं से जानकारी मिलती है तो आप हमको तत्काल दमोह हेल्पलाइन पे बताएं। तो सर जैसे कि कंटेंट होते हैं तो वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी जो है अलग अलग हो सकती है लेकिन फार्मूला सेम होता है ना। तो उन सब पहलुओं पर हम लोग जांच करा रहे हैं और अभी तक जो जांच हुई है उसमें यही सामने आया है कि कहीं पर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उन कंपनियों के सिमिलर प्रोडक्ट्स को हमने अभी एहतियात के तौर पे आगे बढ़ने से रोक लिया है। खोबा पकड़ा गया था, ये कहाँ से आ रहा था, क्या था? देखिए अभी जो दिवाली का समय आ रहा है नज़दीक और ऐसे समय में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, बस ट्रक आदि माध्यमों से कई बार इस तरह का परिवहन होता है, तो पुलिस और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा इसको जो है हमारी टीम ने जब्त किया है और मैंने ये निर्देश दिए हुए हैं हमारी टीम को कि आप जो है लगातार कार्रवाई करते रहें और कार्रवाई बहुत प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए और ये कार्रवाइयाँ केवल जो है सैंपल लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आप इंटेलिजेंस का यूज़ करें, जो हमारी गुप्त सूचनाएं हमको प्रभावित होती हैं मिलती हैं उन सूचनाओं के आधार पर आप कार्रवाई करें लगातार। तो उसी एक सूचना के आधार पर आज कार्रवाई की गई है। आज हमने दमोह हेल्पलाइन पे भी इसको डाला है कि त्योहारों का समय निकट है, कहीं भी किसी को भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई भी मिलावटी खाद्य सामग्री मिठाई आदि विक्रय हो रही है या बन रही है कहीं पर भी, तो हमको तत्काल सूचित करें और हम ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दमोह जिले में जो भी खाद्य विभाग के जो निरीक्षक हैं तमाम लोग छुट्टी पर चल रहे हैं। आज केवल डीओ थे। ये जो कार्रवाई है पुलिस के आरक्षक के द्वारा सूचना मिली जी, और कोई भी सैंपलिंग पूरे जिले में कहीं नहीं हुई है, क्योंकि इतना बड़ा शरद पूर्णिमा पर पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब महिला बच्चे बीमार हुए हैं। जी, ऐसे में कोई कार्रवाई न होना कई तरह के सवाल। मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि हम लोग लगातार इस चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अवकाश पर हो, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर अभी अवकाश पर है, वो 8 तारीख को वापस आने वाली, लेकिन बाकी का मुझे आइडिया नहीं कि कौन अवकाश पर है। लेकिन हाँ, जो उनके जो प्रभारी अधिकारी अहिरवार जी हैं वो आज थे और वो आज पुलिस के साथ मौके पर गए थे और मैंने जैसा कि बताया कि पुलिस और हम लोग चाहे कोई सी भी कार्रवाई हो, हम लोग हैंड इन हैंड काम करते हैं। तो पुलिस की सूचना के आधार पर ये आज कार्रवाई की गई और हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। त्योहारों के समय में यदि कोई गड़बड़ करता है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सर शरद पूर्णिमा आज दिन है सर, और बड़ी मात्रा में लोग लड्डू खाते हैं और कहीं ना कहीं बीमार होकर जी, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये घटना आज जो हुई है उसके बाद भी मैंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं सभी को कि लगातार जो है इसके लिए आप जो है लगातार सैंपलिंग करें, सभी दुकानों पर जाएं, जहां जहां पर ऐसी संभावनाएं नज़र आती हैं वहां पर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो चाहे वो विक्रय हो रहा हो, दोनों जगह आप चेक करें और सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति को मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण कोई परेशानी न हो। और क्या योजना? देखिए इस बार हम 11 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक एक मेला लगा रहे हैं तहसील ग्राउंड में जिसका नाम है दीपावली मेला। ये मेला 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग इसका है 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और नगरीय क्षेत्र के जो स्व सहायता समूह हैं उनके लगभग 80 स्टॉल वहाँ पर लगाए जाएंगे और ये अपने उत्पादों का यहाँ पर विक्रय कर सकेंगे। ये मेला दोपहर को 2 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक संचालित होगा। जितने स्व सहायता समूह हैं वो आएंगे और अपने उत्पाद विक्रय करेंगे। इसके साथ ही जो है कुछ हमारे दीपावली के दिए और इस तरह की जो बाकी सामग्रियां होती दीपावली से जुड़ी उसके कुछ स्टॉल ये 11 से 15 के बीच में भी लगाए जाएंगे। 15 तारीख के बाद 16 तारीख से 20 तारीख तक
केवल और केवल दीपावली के जो चीजें होती हैं, जिसमें दिए हैं, बाती है, गौरैया है, और जो सजावट का सामान है, फल फ्रूट हैं, जो भी चीजें दीपावली पर आम जनता के काम में आती हैं, वो सारी चीजें तहसील ग्राउंड में अवेलेबल कराई जाएंगी। इसका दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण जनों को, हमारे जो जो लोग छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उन लोगों को काम मिले। हमारे प्रजापति समाज के जो दिए बनाते हैं, गौरैया बनाते हैं, इन सबको भरपूर मात्रा में व्यापार इनका हो, क्योंकि इनका यही बड़ा त्यौहार होता है। और दूसरी चीज ये कि आम जनता को भी सारी चीजें एक ही जगह से अवेलेबल हो जाएं। जो हम हर बार देखते हैं कि घंटाघर के क्षेत्र में या कुछ बड़े चौराहों पर बहुत ज्यादा जाम लगने की स्थिति होती है, क्योंकि सभी दुकानें वहीं पे खोल ली जाती हैं। तो इस बार हमने ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे वो फल बेचने वाले हों, दीपावली के पूजन में फल लगते हैं, सिंगाड़े लगते हैं, कमल के फूल लगते हैं, कमल के गट्टे लगते हैं, जो चीजें भी लगती हैं सामग्री में, वो सब सामग्री आपको तहसील ग्राउंड से प्राप्त होगी। नगर पालिका उसमें जो है प्लॉट्स का आवंटन करेगी। अब हमने इसमें एक और प्रावधान किया इस बार कि कई बार लोग इस स्थिति में नहीं होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, उनको ये नहीं कर सकते वो कि वो अपना टेंट लगाएं और अपना कुछ लगाएं। तो इस बार हमने कहा है कि यदि आपको खुले में बेचना है तहसील ग्राउंड में, तो हम आपके लिए जगह रखेंगे। आप नीचे टाट पट्टी बिछाइए और आप खुले में बेचिए, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप केवल एक ही जगह से बेचिए। इस बार हम इस बात पे सख्ती करेंगे कि कोई भी घंटाघर या दूसरे चौराहों से इसकी बिक्री ना करे। सबके लिए बहुत पर्याप्त जगह होगी, तो सभी लोगों से हमारा अनुरोध ये रहेगा कि वहां पर आकर के अपनी सामग्री का विक्रय करें। और आम जनता से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि सामग्री यहीं से खरीदें। यदि आप सामग्री खरीदने के लिए तहसील ग्राउंड तक चल करके आएंगे तो ये मार्केट चल निकलेगा। हम पहली बार ये बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जनता का इसमें हमें सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसे प्रयोग फिर कभी सफल नहीं हो सकते। तो हमारी पूरी टीम में इसके सीओ जिला पंचायत को इसका हमने नोडल बनाया है। हमारे अधिकारीगण जो कि जैसे हमारे सहायक कलेक्टर हैं ऋषिकेश, और बाकी सारे अधिकारी, हमारे आजीविका मिशन के अधिकारी, सीएमओ नगर पालिका इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा बिजनेस दीपावली पर मिलेगा। तो दीपावली मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस तरह की कार्रवाई की गई? एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंडोरिया क्षेत्र में जो है अवैध उत्खनन चल रहा है, तो हमने तत्काल जो है हमारी उप संचालक माइनिंग और बाकी की टीम को वहां पर भेजा था, और पुलिस भी हमारे साथ में गई थी। पुलिस और माइनिंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके और जो है 9 ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह सब बरामद की है, और उनके खिलाफ प्रकरण कायम किया गया, और निरंतर आगे इस प्रकार की कार्रवाइयां हम लोग जारी रखेंगे। तो कलेक्टर समाधान इसके बारे में आज कलेक्टर समाधान में हमने 7 केस फिर से लिए थे। 7 केस में से 3 केसेस का निराकरण तो मौके पर ही हो गया, उन सभी को अपनी सेवाएं मिल गई, और बाकी को भी सेवाएं आज या कल के अंदर पूरी सेवाएं मिल जाएंगी। और ये शिकायतें सब संतुष्टि से निराकृत हुई हैं, जिसमें एक प्रसूति सहायता का केस था जबेरा क्षेत्र का, तो उसमें मैंने आज ही उनको 10,600 रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसमें हितग्राही की कोई गलती नहीं थी और तकनीकी त्रुटि की गलतियों के कारण जो है वो भटक रहा था बहुत समय से। तो आज ही उसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी की 2 शिकायतें थी, उन 2 शिकायतों में भी हमने कार्रवाई पूरी उसी समय करके और उनको निराकरण कर दिया है। 2 शिकायतों के अंदर हमने राज्य स्तर पे प्रकरणों को भेजा है, और एक प्रकरण हमारा जांच के लिए, जो कि जांच आज ही करने के लिए गए हैं। उसकी खाद वितरण को लेकर के एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसको खाद पर्याप्त नहीं दिया गया समिति के द्वारा, तो उसकी जांच करने के लिए आज ही मैंने सहायक आयुक्त सहकारिता को भेजा है, और उसका निराकरण भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही करें। तो कलेक्टर समाधान में हम 7 शिकायतें लेते हैं, एक विकासखंड की एक शिकायत होती है, और हमारा ये टारगेट होता है कि सेम डे समस्या का निराकरण किसी भी हालत में होना चाहिए। तो आज इन 7 केसेस में हमने निराकरण सुनिश्चित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूं, स्वच्छता संवाद रखा है। स्वच्छता संवाद में ये एक पहला कार्यक्रम है जो हम बेलाताल परिसर में करने जा रहे हैं। बेलाताल परिसर में एक ऑडिटोरियम बना है, आप लोगों ने देखा होगा। उस ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम होगा। ये सुबह हमारा 11 बजे से शुरू होगा तो शाम तक चलेगा। इसमें हमारी जितनी नगर पालिकाएं और जितनी नगर परिषद हैं, उन सभी के अध्यक्ष, सभी पार्षद, सभी नगर पालिका के हमारे अधिकारीगण, और सफाई से जुड़े हुए, स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए
जितने हमारे कर्मचारी हैं वो सब इसमें आएंगे, और इसके अलावा जनप्रतिनिधि जो सम्मानीय जिले के हैं वो सब उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा इस कार्यशाला का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद जो स्वच्छ सर्वे 2025 का हम अब होने वाला है आगे चल करके, उसकी तैयारी को लेकर के ये स्वच्छता संवाद रखा गया है। इसमें हम एक प्रेजेंटेशन देंगे सारे पार्षद गणों के सामने, सारे नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्षों के सामने, और एक एक बिंदु पर जो कि सर्वे का एक एक पॉइंट है जिस पर रैंकिंग डिसाइड होती है, उस पर हम उनके पूरे सुझाव लेंगे और उनके साथ पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें हमारे दो उद्देश्य हैं, पहला है संवाद और दूसरा है सहभागिता। संवाद में सारे नगरीय निकाय एक साथ मिलकर के एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी, केवल स्वच्छता पे बात होगी। और दूसरा सहभागिता, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि पार्षदों के बिना, नगर पालिका अध्यक्ष के बिना, उनकी सक्रिय सहभागिता के बिना ये काम अधूरा है। वो सक्रिय होंगे तो जनता अपने आप सक्रिय होगी। तो इस प्रकार से इस उद्देश्य को लेकर के 11 अक्टूबर को पूरे दिन भर की कार्यशाला हमने बेलाताल ऑडिटोरियम में रखी है। बीच में लंच ब्रेक होगा, जहां पर वहीं पर लंच की व्यवस्था भी हमने पार्षद गणों के लिए की है। मेरा सभी पार्षदों से, मेरा सभी सम्मानीय नगर पालिका अध्यक्षों से अनुरोध है कि इस वर्कशॉप में जरूर आएं, और इस वर्कशॉप में केवल और केवल एक ही काम किया जाएगा कि आपको सुना जाएगा, सारे पार्षदों को, सारे नगर पालिका अध्यक्षों को सुना जाएगा। हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी तरफ से एक प्रेजेंटेशन होगा और उस प्रेजेंटेशन के हर पॉइंट पर हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी बात रखिए। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम ये बैठक स्वच्छता संवाद वाली करने के लिए जा रहे हैं। और आखिरी बिंदु जो मेरी तरफ से मुझे बताना था वो है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। स्तर पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और इस बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, इनके अलावा सीओ जिला पंचायत और मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों के नगर निगम कमिश्नर और सीओ स्मार्ट सिटी, 7 जिलों के सीओ स्मार्ट सिटी, ये सभी लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। इसमें सभी प्रमुख सचिवगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग इसमें शिरकत करेंगे, और अलग अलग विषय जिसमें इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, शिक्षा, इस प्रकार के सुशासन, इस प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स जो बनाए गए हैं, कानून व्यवस्था, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर 2 दिनों के अंदर चर्चा होगी। और इसमें खास तौर से एक तो शासन की तरफ से जो निर्देश तो दिए ही जाएंगे, इसके अलावा जिला स्तर पर चीजों के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां आ रही हैं, इन चुनौतियों का क्या समाधान हो सकता है, उसके संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। और साथ में जिलों के अंदर जो नवाचार चल रहे हैं, अलग अलग जिले जो पहल कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी ली जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में 55 जिलों के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के नवाचार लोग कर रहे हैं, एक बढ़िया संवाद होगा, और हम अपने जिले की स्थिति को वहां पर प्रेजेंट करेंगे और दूसरों के जिलों की स्थितियों को देख करके अपने जिले के लिए रणनीति बनाएंगे। तो आगे के 2 दिन हमारे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के लिए समर्पित रहेंगे। दमोह में अब नवाचार के लिए आपको पहचाना जाता है, हम लोग हर विषय के ऊपर जो हम लोगों ने किया है और जो कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी लेकर के जाएंगे। वहां फिर जैसी स्थिति बनेगी, जितना हम लोगों को स्पेस मिलेगा, हम अपनी बात जरूर रखेंगे। सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए गए सर्वे की आप बात कर रहे हैं। एक बार मैं अपने तहसीलदार और एसडीएम को इसके बारे में बताता हूँ। यदि ये शिकायत है ग्रामीणों की तो इसकी हम एक बार जाँच करा लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसी सप्ताह इसका निराकरण हो जाए।